प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिविद पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, जी रामपुर बुशहर, आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है जिससे आपकी महाविद्यालय परीक्षाओं में तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा विषय है ब्रिटिश भूराजस्व नीति के अंतर्गत महलवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी पद्धति। 1801 से 1806 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति के कारण उत्तर भारत के अनेक क्षेत्र ब्रिटिश राज्य में मिला लिए गए। यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। प्रारंभ में अंग्रेज शासकों ने यहाँ पर भी बंगाल के समान बंदोबस्त करने की योजना बनाई और लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे सहायक संधि लागू करने का श्रेय भारत में दिया जाता है, उसने अपने स्थानीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वह भारत में एक ऐसे जमींदार वर्ग की खोज करे जो अधिकतम भूराजस्व की दर पर वसूली कर सके। यदि जमींदार नहीं मिलते हैं तो गांव-गांव जाकर बंदोबस्त किया जा सकता है और राजस्व वसूली का काम या राजस्व अदायगी का काम मुकद्दम, प्रधान और गांव के प्रतिष्ठित रैयत को सौंपा जा सकता है। साथ ही साथ राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए। 1803 और 4 में राजस्व की मांग 188 लाख थी जो 1817-18 में बढ़ करके 297 लाख हो गई थी। इस प्रकार भूराजस्व की बढ़ोतरी का बड़े जमींदारों तथा राजाओं ने कड़ा विरोध किया। ये जमींदार और राजा पहले ही अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे, अतः नए प्रशासन ने इनकी जमीन छीन ली तथा उनकी संपदा को बेच दिया, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित राशि को जमा नहीं किया था या भुगतान नहीं कर सके थे। अतः अब सीधे गांव के प्रधान और मुकद्दम के माध्यम से राजस्व वसूली अनिवार्य हो गई। राजस्व संबंधी खातों में एक वित्तीय इकाई के लिए महाल शब्द या महल शब्द का प्रयोग किया गया। महाल का अर्थ होता है गांवों का समूह, यानी एक वित्तीय इकाई के रूप में महल या महाल अस्तित्व में आ गया। इस गांव आधारित व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति कई गांवों का जिम्मा ले सकता था। इस प्रकार बड़े जमींदार का उदय होना प्रारंभ हुआ। फलतः बंगाल की तरह जमींदारी प्रथा के सभी दोष इस क्षेत्र में भी उभर करके सामने आने लगे। 1819 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी होल्ट मैकेंजी ने यह सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए। प्रत्येक ग्राम अथवा महाल से कितना राजस्व वसूल करना है यह भी निश्चित किया जाए तथा प्रत्येक ग्राम से भूमि का प्रधान तथा लंबरदार द्वारा संग्रह करने की व्यवस्था की जाए तथा सभी भूमि में लोगों के अधिकारों का लेखा जोखा तैयार किया जाए। और होल्ट मैकेंजी के इस सुझाव को 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत इस सुझाव को कानूनी रूप दे दिया गया। भूमि कर भूभाटक का 30% निश्चित किया गया जो जमींदार को देना पड़ता था। इन प्रदेशों में जहाँ पर जमींदार नहीं थे वहाँ भूमि ग्राम पंचायत की सम्मिलित रूप से होती थी। भूमि कर भूभाटक का 95% तक निर्धारित किया गया। सरकार
की मांग अत्यधिक होने लगी। संग्रहण में अत्यधिक दृढ़ता के कारण यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि संग्रह इतना कठोर हो गया था कि लोगों को देना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। विलियम बेंटिंक ने 1822 की योजना की पूर्ण रूपेण समीक्षा की तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस योजना के द्वारा लोगों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपनी कठोरता के कारण ही यह व्यवस्था टूट गई और बहुत सोच विचार के पश्चात 1833 के रेगुलेशन को पास किया गया और इसके अंतर्गत जिसके द्वारा भूमि की उपज तथा भूभाटक का अनुमान लगाने की पद्धति को आसान बना दिया गया। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि के लिए भिन्न भिन्न औसत भाटक निश्चित किया गया। प्रथम बार खेतों के मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया, यानी मानचित्र का पहली बार इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग किया गया और पंजियों का प्रयोग किया गया। यह नई योजना मार्टिन बर्ड की देखरेख में प्रारंभ हुई और उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। मार्टिन बर्ड के अनुसार एक भाग की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, जिसमें खेत की परिधियां निर्धारित की जाती थीं और बंजर तथा उपजाऊ भूमि को स्पष्ट किया जाता था। उसके पश्चात समस्त भाग को और फिर समस्त ग्राम का भूमि कर निश्चित किया जाता था। प्रत्येक ग्राम अथवा महल के अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप समायोजन करने का अधिकार होता था। भाटक का 66% भाग राज्य सरकार का भाग निश्चित किया गया और यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए कर दी गई। उस योजना के अंतर्गत भूमि व्यवस्था का कार्य 1833 में आरंभ किया गया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन के काल में समाप्त हुआ। परंतु भाटक का 66% भूमि कर के रूप में प्राप्त करना भी बहुत अधिक था तथा जो लंबे समय में नहीं चल सका। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने इस भूराजस्व व्यवस्था का पुनः विश्लेषण किया, पुनरीक्षण किया और 1955 के सहारनपुर अधिनियम के अनुसार यह कहा कि किसी भी स्थिति में भू राजस्व की दर 50% से अधिक नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि सहारनपुर अधिनियम क्या है। तो इसमें सहारनपुर अधिनियम में यही बात आई थी कि भू राजस्व की दर 50% से